चीन अब नए तरीके से यूक्रेन युद्ध में शामिल है। उसके ड्रोन पहली बार यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी जांचकर्ताओं को एक रूसी ड्रोन मिला जो पूरी तरह चीनी पुर्जों से बना था। इसमें न ईरानी खोल था न पश्चिमी चिप्स। अंदर का हर एक हिस्सा चीन से आया है और ये ड्रोन कहीं गोदाम में नहीं पड़े हैं। ये यूक्रेनी शहरों में मंडरा रहे हैं, आम घरों को तबाह कर रहे हैं और जमीन पर निशाने बना रहे हैं। अब युद्ध अपने चौथे साल में है और तमाम बड़ी बैठकों, भाषणों और यहाँ तक कि इस साल की शुरुआत में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई मुलाकातों के बावजूद लड़ाई धीमी नहीं हुई है। असल में ये और भी कठोर हो गई है और ड्रोन इस संघर्ष का धड़कता हुआ दिल बन गए हैं। यूक्रेनियन हर महीने हजारों ड्रोन बनाते हैं, जबकि रूस सस्ते डिकोय, कामिकाजे ड्रोन और जासूसी विमानों के झुंड से आसमान को भरता जा रहा है। लेकिन अब पूरी तरह से चीनी निर्मित सिस्टम के आने से युद्ध ने एक खतरनाक नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसा मोड़ जो न केवल यूक्रेन की जमीन पर लड़ाई को बदल सकता है, बल्कि यह भी तय कर सकता है कि चीन पश्चिमी देशों के साथ कैसे व्यवहार करता है। समझे कि चीन रूस के प्रमुख ड्रोन आपूर्तिकर्ताओं में कैसे बना। हमें फरवरी 2022 तक वापस जाना होगा, जब युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस समय ज्यादातर पत्रकार ड्रोन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। वे टैंकों, तोपखाने और मिसाइल हमलों के बारे में बात कर रहे थे। शायद आपको खबरों में वो चौंकाने वाली तस्वीरें याद होंगी। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले कीव की ओर बढ़ते हुए, जबरदस्त धमाके जो शहर के हिस्सों को मलबे में बदल रहे थे और आम सड़कों का अचानक युद्ध के मैदान में बदल जाना। ड्रोन भी वहां थे, पर उन्हें बस अतिरिक्त और शायद उपयोगी समझा जा रहा था, मुख्य नहीं। उन्हें ऐसे उपकरण के रूप में देखा जाता था जो मदद कर सकते हैं, न कि ऐसे उपकरण जो युद्ध की दिशा तय कर दे। लेकिन ये सोच ज्यादा समय तक नहीं टिकी। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एक बात साफ हो गई। ड्रोन सिर्फ कुछ छोटे सहायक उपकरण नहीं थे। वे चुपचाप ऐसे तरीकों से युद्ध की दिशा बदल रहे थे जिसकी किसी ने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत में उनका इस्तेमाल मुख्य रूप से निगरानी के लिए किया जाता था। एक सैनिक इसे लॉन्च कर सकता था और तुरंत दुश्मन की खाइयों, छिपे हुए वाहनों या सैनिकों की गतिविधियों को देख सकता था। और ये यूक्रेन के लिए बहुत ताकतवर था, खासकर छोटे कमर्शियल ड्रोन। इनमें से कुछ बिल्कुल वही जो आप किसी हॉबी स्टोर में पा सकते हैं, जीवन रक्षक साबित हुए। उन्होंने सैनिकों को सुपर पावर जैसा दिया। युद्ध के मैदान का दृश्य पक्षी की नजर से दिखाया, वो भी बिना किसी इंसानी स्काउट को खतरे में डाले। फिर हालात बिगड़े। रूस ने ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन, जिसे उन्होंने घाराम 2 कहा, इस्तेमाल करना शुरू किया। और ये शौकिया ड्रोन से बिल्कुल अलग थे। ये खिलौने या साधारण स्काउट नहीं थे, इन्हें हथियार के रूप में बनाया गया था। शुरुआत से ही इनका एक सीधा काम था, लंबी दूरी तक उड़ना, लक्ष्य से टकराना और विस्फोट करना, बस इतना ही। इसी वजह से इन्हें जल्दी ही कामिकाजे ड्रोन कहा जाने लगा। लेकिन जो चीज इन्हें वाकई डरावना बनाती थी, वो सिर्फ इनकी चीजों को उड़ाने की क्षमता नहीं थी, बल्कि इनकी कीमत थी। शाहिद ड्रोन की कीमत $20,000 है, जबकि इसे गिराने वाली मिसाइल $1,50,000 से $5,00,000 तक की होती है। यह 7 से 1, कभी कभी 25 से 1 का असंतुलन है। रूस यूक्रेन को सुरक्षा के लिए अधिक पैसे खर्च करने पर मजबूर करता है और बड़े स्तर पर ये आंकड़े चौंकाते हैं। रूस ने युद्ध के बाद से 2000 से अधिक शाहिद लॉन्च किए, जिनमें से आधे एयर डिफेंस ने गिरा दिए। फिर भी यूक्रेन को इससे सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। असली खतरा यही है कि ड्रोन इमारतें गिराने के साथ अर्थव्यवस्था भी कमजोर करते हैं। दूसरे बड़े खर्चों के साथ देखने पर तस्वीर और स्पष्ट होती है। अमेरिका ने 2022 में यूक्रेन को लगभग $50 अरब की सैन्य सहायता दी थी। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अगर ईरान, जो शाहिद का मुख्य आपूर्तिकर्ता है, चाहे तो वही $50 अरब में 20 लाख से ज्यादा ड्रोन खरीद सकता है। तुलना करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के लिए अमेरिकी मार्शल प्लान की लागत आज के हिसाब से करीब $130 अरब थी। 4 सालों में रूस और ईरान उतनी ही लागत के एक छोटे हिस्से में कम से कम हवा में उससे भी ज्यादा विनाशकारी क्षमता तैयार कर सकते हैं। इसी कारण विशेषज्ञ इसे ड्रोन युद्ध ही नहीं, आर्थिक युद्ध भी मानते हैं। हर हमला केवल सैन्य नहीं, आर्थिक गणना भी होता है। मकसद सीधा है, यूक्रेन के संसाधनों को रूस से तेजी से खत्म करना और उसके पश्चिमी समर्थकों के धैर्य की परीक्षा लेना।
2022 के अंत तक रूस लगभग हर रात शाही ड्रोन भेज रहा था। कई बार ये झुंड में आते थे। कीव में 40 से अधिक गिने गए। ऊपर से भनभनाहट की आवाज आ रही थी। वो आवाज कभी न भूलने वाली थी, जैसे आसमान में मोपेड चल रही हो, लेकिन और भी गुस्से वाली और भी तीखी। एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बार बार फायर कर रहे थे। कई को तबाह कर दिया गया, लेकिन सभी नहीं। कुछ हमेशा बच जाते थे और इससे विनाशकारी नतीजे होते थे। पावर स्टेशन अंधेरे में डूब गए, गोदाम जल गए, अपार्टमेंट ब्लॉक ढह गए। साधारण परिवारों के लिए वह भनभनाहट एक चेतावनी बन गई थी। माता पिता ने आधी रात को अपने बच्चों को जगाया, उन्हें बेसमेंट में ले गए और उम्मीद की कि आने वाले ड्रोन उनके मोहल्ले तक पहुंचने से पहले ही रोक लिए जाएंगे। लेकिन शाहिद्स केवल रणनीति का एक हिस्सा थे। रूस ने निगरानी ड्रोन पर भी काफी निर्भरता दिखाई। इनमें कोई विस्फोटक नहीं होते थे। वे कैमरे ले जाते थे जो मोर्चे के ऊपर चुपचाप मंडराते थे। वे लाइव वीडियो तोपखाने इकाइयों को भेजते और निर्देशित गोले चलाने में मदद करते थे। बिल्कुल सटीकता के साथ एक अकेला स्काउट ड्रोन छिपे हुए टैंक या सैनिकों की छोटी टुकड़ी को ढूंढ सकता था। कुछ ही मिनटों बाद ठीक उसी जगह पर हमला किया जाता था। पहले युद्धों में ये काम उपग्रह या विमान करते थे, लेकिन ड्रोन ने सब बदल दिया। ये छोटे, सस्ते, पकड़ में मुश्किल और आसानी से बदलने वाले थे। कुछ नकली ड्रोन थे जो बहुत कम या कुछ भी नहीं ले जाते थे। इनका रोल बहुत चालाकी भरा था। हर बार कोई दिखता था, रक्षकों को एक फैसला लेना पड़ता था, या तो महंगा मिसाइल दागे और उसे बर्बाद करने का जोखिम ले, या रुक जाएं और असली ड्रोन को निकल जाने का खतरा उठाएं। किसी भी तरह नकली ड्रोन ने अपना काम कर दिया। समय के साथ उन्होंने यूक्रेन के भंडार को खत्म कर दिया और उसकी रक्षा को और कमजोर कर दिया। कामिकाजे, टोही और नकली ड्रोन ने मिलकर वह रणनीति बनाई जिसे विशेषज्ञ ड्रोन संतृप्ति रणनीति कहते हैं। मकसद एक अजेय मशीन बनाना नहीं था, असल में मकसद था दुश्मन को पूरी तरह से दबाव में डालना। यूक्रेन ने 10 ड्रोन गिराए तो रूस 20 और भेज देता। रक्षा प्रणाली रात भर टिकी तो सुबह फिर हमला हो जाता। हम इतिहास देखकर इसका मतलब समझ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन ने ब्लिट्ज का सामना किया था, जिसमें जर्मन बम वर्षकों की एक लहर ने अपनी भारी संख्या से रक्षा प्रणालियों को पस्त कर दिया था। लेकिन आज का संस्करण छोटा, सस्ता और ज्यादा प्रभावी है। जहां बमवर्षक करोड़ों के होते हैं और चालक दल सहित आते हैं, वहीं ड्रोन कुछ हजार में मिलते हैं और ट्रकों या कंटेनरों से बड़ी संख्या में छोड़े जा सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब यूक्रेन और उसके साझेदारों ने पकड़े ड्रोन खोले तो उनका पता चौंकाने वाला था। ये मशीनें पूरी तरह से रूसी नहीं थी, बल्कि ये तो ऐसे दिख रही थीं जैसे दुनिया भर के हिस्सों से जोड़कर बनाई गई कोई पैच वर्क रजाई हो। कुछ में ईरानी खोल थे, पर अंदर रूसी इलेक्ट्रॉनिक्स थे। कुछ में चीनी कैमरे या नेविगेशन सिस्टम थे, जो कई बार सर्किट के भीतर छुपे होते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के चिप्स भी थे, जो प्रतिबंधों के बावजूद जंग के मैदान तक पहुंच गए। हर बार जब कोई नया ड्रोन जांचा जाता तो पैटर्न थोड़ा और साफ होता जाता था। 2023 में एक मामला वाकई में सबसे अलग था। यूक्रेन ने एक ग्रान आये ड्रोन बरामद किया और पता लगाया कि इसके कई धातु के पुर्जे बनाए गए थे। शुझो, जो पूर्वी चीन का एक शहर है, हथियारों से ज्यादा अपनी फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। ये खोज सबको हैरान कर गई। इससे पता चला कि रूस अपने ड्रोन बेड़े को बनाए रखने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। उसी समय रूस ने अपना घरेलू ड्रोन भी पेश किया। बाहर से देखने पर वह काफी असली लग रहा था, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने अंदर देखा तो सच्चाई साफ थी। ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर यानी उसका दिमाग सीधे अली एक्सप्रेस से खरीदा गया था, जो कि एक बड़ा चीनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जहां आम लोग हेडफोन या चार्जर खरीदते थे। वही प्लेटफॉर्म अब चुपचाप रूस के युद्ध के लिए सामान भेज रहा था। 2024 की शुरुआत तक सबूतों को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। विश्लेषकों का अनुमान था कि रूसी ड्रोन के अंदर मौजूद लगभग 80% इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे चीनी मूल के थे। इसका मतलब चीन ड्रोन सीधे मॉस्को नहीं भेज रहा था। लेकिन एक अहम बात साबित हो गई। चीनी तकनीक रूस के ड्रोन कार्यक्रम के लिए जरूरी बन गई थी, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। नागरिक तकनीक, दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं और बाजार में आसानी से मिलने वाले गैजेट्स को युद्ध के हथियारों में बदला जा रहा था। हैरानी की बात है कि इस साल गर्मियों में बड़ी सफलता मिली। यूक्रेनी बलों ने 2 ड्रोन बरामद किए जो पहली नजर में खास नहीं थे। ये न तो विशाल क्रूज मिसाइलें थी,
न ही बड़े शाहिद 136 ड्रोन जिन्हें कीव के लोग अब पहचानने लगे हैं, क्योंकि पहली बार ये ड्रोन ईरानी गोले, रूसी वायरिंग और पश्चिमी माइक्रोचिप्स का उलझा हुआ मिश्रण नहीं था। ये कुछ अलग था। हर मुख्य सिस्टम, दिमाग, इंजन और आंखें सभी चीन से आए थे। हालांकि हम चीन में बने छोटे छोटे पुर्जे और कुछ हिस्से देखने के आदी हैं, लेकिन पूरी तरह से चीन में बना एक पूरा सिस्टम शुरू से अंत तक बिल्कुल नया था। इस मॉडल का नाम CBTS 61100 था, जो शहीद ड्रोन जैसे आम नहीं पर खतरनाक था। कागजों पर इसे तोही या डिकॉय के लिए बनाया गया था, लेकिन आसानी से हथियार बन सकता था। 15 किलोग्राम पेलोड के साथ इसका विस्फोटक बल ट्रक उड़ाने, इमारत को नुकसान पहुंचाने या सैनिकों की टुकड़ी मारने में सक्षम था। यही बात सबका ध्यान खींची, क्योंकि ये रूस के शस्त्रागार में कोई आम चीज नहीं, बल्कि अधिक धारदार, सुव्यवस्थित और बड़े पैमाने पर बनने योग्य थी। उसका डिजाइन खुद कहानी कहता था। CBTS दिखने में शाहिद 136 जैसा था, लेकिन आकार में छोटा और वजन में हल्का था, जो अहम था। छोटा मतलब सस्ता और हल्का, जिससे ज्यादा संख्या में लॉन्च संभव था। रूस के लिए ये परफेक्ट था। इससे उन्हें प्रतिबंधों के चलते उन्नत सिस्टम आयात में कठिनाई के समय एक किफायती और स्केलेबल हथियार मिला। सबसे बड़ा झटका ड्रोन के आकार का नहीं, बल्कि उसके पुर्जों की कंपनियों का था। शुरू करते हैं फ्लाइट कंट्रोलर से। ये छोटा कंप्यूटर ड्रोन को संतुलित रखता, मोटर नियंत्रित करता और चलने का तरीका बताता है। अगर आपने ड्रोन चलाया है तो आपने इसका काम देखा होगा। बिना इस हिस्से के ड्रोन नियंत्रण से बाहर होगा और इसके साथ युद्ध में आसानी से उड़ सकता है। इस मामले में कंट्रोलर CUAV टेक्नोलॉजी से आया था, जो गुआंगडोंग, दक्षिणी चीन की कंपनी है। कमर्शियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल कोई गुप्त सैन्य कंपनी नहीं है। ये शौकिया लोगों, सर्वेयरों और यहाँ तक कि किसानों के बीच भी मशहूर है। अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो वे गर्व से खुद को एक ओपन सोर्स ड्रोन सॉल्यूशन सप्लायर के रूप में बताते हैं। ये सच के करीब है, क्योंकि उनके उत्पाद खेतों का नक्शा बनाने, बिजली लाइन जांचने या फिल्मों की शूटिंग में उपयोग होते हैं। मूल रूप से शांतिपूर्ण चीजें थी, लेकिन वही कंट्रोलर यहाँ युद्ध क्षेत्र में रूसी ड्रोन चला रहा था। और हैरानी की बात है, QAV के निशान यही नहीं रुके। उन्होंने नेविगेशन मॉड्यूल, एंटेना, एयर स्पीड सेंसर और यहाँ तक कि पायलट ट्यूब भी उपलब्ध कराई। वह छोटी सी धातु की ट्यूब जो नाक से बाहर निकली होती है। ये भले ही मामूली लगे, लेकिन ये हवा का दबाव मापती है और ड्रोन को उसकी गति बताती है। इसके बिना ड्रोन अंधा और अनाड़ी हो जाएगा और खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसके साथ ड्रोन उड़ान के दौरान खुद को समायोजित कर सकता है और अपने रास्ते पर बना रह सकता है। इसे ड्रोन के इनर ईयर की तरह समझिए, जो उसे हवा में संतुलित रखता है। अगर कंट्रोलर दिमाग है तो इंजन दिल है, जो हल्का, कुशल और इतना मजबूत हो कि ड्रोन लंबी दूरी तय कर सके। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जब से प्रतिबंधों ने रूस को कई यूरोपीय और अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं से काट दिया, इंजन एक बड़ी रुकावट बन गए। इस ड्रोन में जांचकर्ताओं को मिल्हात्सियांग टेक्नोलॉजी नामक चीनी कंपनी का बना एक काम करने वाला इंजन मिला। ये जरूरी था, क्योंकि इंजन बदलना आसान नहीं है। प्रतिबंध लगने के बाद से रूस विश्वसनीय विकल्प खोजने के लिए जूझ रहा था, और यहाँ इसका सबूत था कि चीनी निर्माताओं ने इस कमी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया है। साथ ही कैमरा फॉक्सियर टेक्नोलॉजी से था, जिसे कई ड्रोन रेसर पहले से जानते हैं। अगर आपने ऑनलाइन ड्रोन रेसिंग वीडियो देखे हैं जिनमें मशीनें जंगलों या गोदामों से तेज गुजरती हैं, तो शायद उस फुटेज के पीछे फॉक्सियर कैमरा था। FPV कैमरे ऑपरेटर को वही दिखाते हैं जो ड्रोन देखता है, जैसे कॉकपिट में बैठना। शांतिपूर्ण समय में ये ड्रोन रेसिंग रोमांचक, युद्ध में हमले सटीक व घातक बनाते हैं। ऑपरेटर खाइयों पर नजर रख सकते हैं, गाड़ियों का पीछा कर सकते हैं या ड्रोन को सटीक लक्ष्य पर भेज सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेटा ट्रांसमिशन मॉड्यूल ऑस्ट्रेलियाई RFD 900X सिस्टम की चीनी निर्मित कॉपी था। आमतौर पर इसका इस्तेमाल जमीन का सर्वे करने या रिसर्च जैसी साधारण चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन इस ड्रोन में इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये मॉड्यूल ड्रोन को 40 किलोमीटर दूर डेटा भेजने देता है। इसका मतलब था कि ये यूक्रेनी क्षेत्र में गहराई तक उड़कर ऑपरेटरों से संपर्क में रह सकता था, लाइव वीडियो भेज सकता था और
रियल टाइम निर्देश पा सकता था। ये अन्य ड्रोन से जुड़कर मेश नेटवर्क बनाता था, जिससे टोही कार्य अधिक प्रभावी होता था। यूक्रेनी टेक्नीशियनों ने ड्रोन के हिस्से मेज पर सजाए, जिसमें कमर्शियल अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्लाइट कंट्रोलर, मियल खात्सियोन इंजन, फॉक्सियर कैमरा और RFD मॉड्यूल शामिल थे। ये साफ था, यूक्रेन एक सिस्टम और सप्लाई चेन से जूझ रहा था। समझने के लिए कि ये हिस्से रूसी सैन्य ड्रोन में कैसे पहुंचे, आपको शुरुआत से चेन ट्रेस करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुआंगडोंग की फैक्ट्रियां इंजन पैक कर मॉस्को भेज रही है, जिन पर सैन्य उपयोग के लिए बड़े लाल लेबल लगे हैं। ये इतना आसान नहीं है, असलियत ज्यादा जटिल है और इसी कारण इसे रोकना मुश्किल है। ये असली निर्माताओं जैसे CUAV, फॉक्सियर या मियाल हिट्सियन जैसी कंपनियों से शुरू होता है। कागजों पर ये आम टेक कंपनियों जैसी लगती है, खुलकर विज्ञापन करती और ऑनलाइन बेचती हैं। इनके उत्पाद खेती, मैपिंग, रेसिंग, ड्रोन और फिल्म निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। बाहर से देखने पर ये बेगुनाह लगते हैं, चीन के बड़े टेक उद्योग का एक हिस्सा। फिर वितरक आए और सब बदल गया। कई कंपनियां पार्ट्स थोक में बिचौलियों को बेचती हैं, जो इन्हें खरीदकर दूसरे देशों में भेजते हैं। पार्ट्स फैक्ट्री से निकलने के बाद उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। दुबई या इस्तांबुल से आधिकारिक रूप से बिका माल चुपचाप रूस पहुंच सकता है, क्योंकि कागजों पर चीन की कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन असलियत में ये पार्ट्स धीरे धीरे रूसी ड्रोन फैक्ट्रियों तक पहुंच रहे हैं। और फिर ऑनलाइन मार्केटप्लेस भी है, जहां कोई भी कहीं से भी कुछ भी खरीद सकता है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, अली एक्सप्रेस सबसे बड़ा है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट कनेक्शन है, ऑर्डर कर सकता है। अफ्रीका में किसान, यूरोप में शौकिया पायलट या रूस में रक्षा ठेकेदार, यही सबसे डरावना है। इन पुर्जों को नागरिक वस्तुओं के रूप में बेचा जाता है ताकि कोई शक न हो। फ्लाइट कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा और छोटा इंजन मशीनरी जैसा दिखता है। एक कैमरा, वो तो बस एक कैमरा है, लेकिन जब इन सब को एक साथ जोड़ दे तो आपने एक हथियार का मुख्य हिस्सा बना लिया है। तस्करी नेटवर्क अधिक परतें जोड़ते हैं और कुछ खेपों को जानबूझकर गलत लेबल करते हैं ताकि वे कस्टम्स से बच सके। ड्रोन इंजन को फ्रिज या मशीन के पार्ट्स जैसा दिखाया जा सकता है, और ईमानदारी से कहूँ तो कस्टम अधिकारी कितनी बार मशीन पार्ट्स वाले डिब्बे खोलते हैं। सीमा पार करते ही खेप ड्रोन में लगाने को तैयार हो जाती है और 2024 में इन ड्रोनों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। रूसी फैक्ट्रियां कारों की तरह असेंबली लाइन पर ड्रोन बना रही हैं। कुछ फैक्ट्रियां रूस में थीं, कुछ कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में। मजदूरों ने जो भी पुर्जे मिले उनसे इन्हें जोड़ा। ईरानी शेल, रूसी वायरिंग, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक ही मशीन में है, इसलिए प्रतिबंध लगाना मुश्किल होता है। पश्चिमी सरकारों द्वारा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने और सप्लाई बंद होने पर चीन सबसे स्पष्ट विकल्प बन गया। उसके कारखाने बड़े हैं, निर्यात वैश्विक है और निगरानी अमेरिका या यूरोप से कमजोर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजिंग हर शिपमेंट रोकना चाहे भी तो ये लगभग असंभव। चीन हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है। आप कैसे पहचानेंगे कि पायलट ट्यूब वेदर बलून में है या कामिकाजे ड्रोन में? लेकिन इससे परिणाम नहीं बदलता। परिणाम यह है कि चीनी पुर्जे रूस में बिचौलियों की भूल भुलैया, ऑनलाइन ऑर्डर और गलत लेबल वाले डिब्बों के जरिए पहुंच रहे हैं। इसमें से कुछ जानबूझकर किया गया है और कुछ सिर्फ वैश्विक व्यापार का साइड इफेक्ट है। चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है। चीनी तकनीक से चलने वाले ड्रोन हर रात यूक्रेन के ऊपर उड़ रहे हैं। एक पल के लिए इस बारे में सोचिए। चीन से आया एक सस्ता तैयार पार्ट, जिसे शांतिपूर्ण विज्ञान परियोजनाओं के लिए बनाया गया था, अचानक रूस को और अधिक उन्नत ड्रोन युद्ध छेड़ने में सक्षम बना रहा था, जिससे चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंच गया। चीन के लिए यह एक सीमा पार करना था, पसंद हो या न हो। उनकी तकनीक नागरिक उपयोग से सीधे सैन्य उपयोग में चली गई थी। इससे फर्क नहीं पड़ा कि बीजिंग ने खंडन किया या कंपनियों ने बेगुनाही का दावा किया। सबूत यूक्रेन में एक मेज पर पड़ा था, जो युद्ध में गिराए गए ड्रोनों के मलबे से निकला था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यूक्रेनी सेना और सरकार को चीन रूस सप्लाई चेन में खास दिलचस्पी नहीं थी। और मोटे तौर पर कहे तो पश्चिमी देशों के लिए सबसे पहला सवाल सीधा था, इससे चीन की युद्ध में भूमिका के बारे में क्या पता चलता है?
क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया था, बीजिंग ने सालों तक खुद को एक तटस्थ खिलाड़ी के रूप में पेश करने की कोशिश की है, एक ऐसा देश जो सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं है। ऊपरी तौर पर चीनी नेताओं ने शांति, बातचीत और हथियारों के निर्यात से बचने की बात की है। वे चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाए जो संघर्ष से ऊपर खड़ी है, न कि उसमें गहराई से शामिल है। लेकिन उस ड्रोन के अंदर मिले हिस्से एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। वे दिखाते हैं कि भले ही चीन स्पष्ट और खुले तौर पर हथियार नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी इंडस्ट्रीज और उसकी सप्लाई चेन युद्ध के मैदान पर हो रही घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध शुरू होने के बाद से रूस और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में भी जबरदस्त बदलाव आया है, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने कई रिश्ते तोड़ लिए हैं। रूस के पास ज्यादा विकल्प नहीं था, उसे उस कमी को पूरा करने के लिए चीन पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ा, और चीन इसके लिए तैयार था। 2024 तक दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, जिसकी कीमत 240 अरब से भी ज्यादा थी। ये संख्या ऐतिहासिक थी, जो दिखाती थी कि रूस पश्चिमी बाजारों से बाहर होने के बाद पूर्व की ओर कितना बढ़ा। इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा था। रूस ने अपनी पाइपलाइनों को चालू रखा और चीन को रियायती दरों पर तेल और गैस बेचना जारी रखा। मूल रूप से वही ईंधन जो कभी यूरोप जाता था, अब पूर्व की ओर जा रहा था। चीन को सस्ती ऊर्जा का फायदा मिला, रूस को ऐसा खरीदार मिला जो उसे युद्ध के बारे में उपदेश नहीं देता था। दोनों पक्षों ने इसे जीत के रूप में देखा। भले ही इसका मतलब था कि मॉस्को पहले से कहीं ज्यादा बीजिंग पर निर्भर होता जा रहा था, लेकिन ऊर्जा तो कहानी का एक ही पहलू था, तकनीक दूसरा था। जब पश्चिमी कार निर्माता रूस से बाहर चले गए तो शोरूम ज्यादा देर तक खाली नहीं रहे। चीनी ब्रांड्स ने उनकी जगह ले ली। अब उन सड़कों पर BYD चेरी और गीली की कारें दिखने लगी, जहां पहले जर्मन और फ्रेंच कारें थीं। आप इन ब्रांड्स को जानते होंगे, खासकर BYD को, एक ऐसा ब्रांड जिससे एलॉन मस्क को डर है कि कहीं उसकी टेस्ला कारों की जगह न ले ले। लेकिन अमेरिका के लिए सौभाग्य की बात है कि ट्रंप अमेरिकी बाजारों में चीनी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं। कई रूसियों के लिए ये कारें अब रूस में धीरे धीरे ज्यादा आम और उपलब्ध हो रही है। भले ही ये उतनी स्टाइलिश या मशहूर नहीं है। यही उपभोक्ता जीवन में भी हुआ। पश्चिमी रेस्तरां और रिटेल चेन ने सामान समेटकर रूसी शहरों में खाली जगहें छोड़ी। चीनी व्यवसायों ने जगह ली। जहां पहले बर्गर चेन थी, अब वहां चीनी सप्लायर्स के साथ स्थानीय चेन है। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आईफोन और सैमसंग बेचते थे, अब हुआवे और शाओमी बेचते हैं। यहाँ तक कि नियॉन साइन और शॉपिंग मॉल भी बदल गए। अब वे नए चीनी लोगों के साथ चमकते हैं, और समय के साथ चीनी ब्रांड और तकनीक अब विकल्प नहीं रहे, वो अब डिफॉल्ट हो गए, जिसे कागजी सबूतों ने और चौंकाने वाला बना दिया। कुछ कंपनियों ने 2022 में ही रूस या यूक्रेन को न बेचने का वादा किया था। वे युद्ध से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते थे, कम से कम सार्वजनिक रूप से। उन्होंने बयान जारी किए, बिक्री पर सीमाएं लगाईं और जिम्मेदार दिखने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही साल बाद उनके लोगो और उनके डिजाइन यूक्रेनी जांचकर्ताओं के सामने पड़े थे, ना तो ब्रोशर पर, ना ही किसी वेबसाइट पर, बल्कि उन सर्किट बोर्ड्स और इंजनों पर जो ड्रोन से निकाले गए थे, जो यूक्रेनी शहरों के ऊपर मंडरा रहे थे और निशानों पर हमला कर रहे थे। यूक्रेनी जांचकर्ताओं ने जब पुष्टि की कि पूरी तरह चीनी पुर्जों से बना ड्रोन रूस ने इस्तेमाल किया, तो ये खबर सिर्फ यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया में गूंज गई। क्योंकि यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं थी, यह राजनीति की भी बात थी, और राजनीति हमेशा कहानी को बड़ा बना देती है। पहली प्रतिक्रियाएं तुरंत आईं। अमेरिकी अधिकारियों ने चीन को चेताया कि अगर वह रूस की मदद करता रहा तो पश्चिमी देशों से उसके संबंधों पर असर पड़ेगा। संदेश साफ था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वॉशिंगटन के साथ संबंध और ठंडे हो जाएंगे। यूरोपीय संघ भी चुप नहीं बैठा। ब्रुसेल्स हर महीने और कड़ा हो रहा था। 2025 के मध्य तक यूरोपीय संघ ने 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया। पहली बार उन्होंने मॉस्को को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने वाले चीनी बैंकों को भी निशाना बनाया। ये बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक यूरोप ने ज्यादातर चीन का सीधे सामना करने से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब्र जवाब देने लगा था। और अगर हम उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय गठबंधनों को देखें तो हमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले नाटो का मुख्य प्रतिद्वंदी रूस था, लेकिन 2025 की बैठकों में कुछ नया सुनने को मिल सकता है। चीन अब आर्थिक प्रतिस्पर्धी ही नहीं, बल्कि खुलकर सुरक्षा समस्या भी माना जा रहा था। तर्क स्पष्ट था, अगर चीन रूसी ड्रोन के जरूरी पुर्जे सप्लाई कर रहा था तो वो भी खतरे में शामिल था। यह बदलाव
कई वर्षों तक देशों की बीजिंग को देखने की सोच बदल सकता है, क्योंकि चीन बातचीत की बात करता रहा जब बाकी लड़ रहे थे, लेकिन उसकी तकनीक रूसी हथियारों में दिखने पर उस छवि को बेचना और मुश्किल हो जाता है। और एक बार फिर वैश्विक नेताओं की नजरों में बीजिंग अब एक तटस्थ खिलाड़ी कम और मॉस्को के साथ एक नए गठबंधन का हिस्सा ज्यादा नजर आने लगता है। अगर यह धारणा मजबूत होती है तो इसके परिणाम यूक्रेन से भी आगे जाएंगे। व्यापार समझौते बदल सकते हैं, सैन्य योजनाएं भी बदल सकती हैं। अफ्रीका, एशिया या लैटिन अमेरिका के देश जहां चीन प्रभाव बढ़ा रहा है, अब तटस्थता के वादों पर और कड़े सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बढ़ते तनाव का एक बड़ा खतरा है। अगर रूस चीन पर और ज्यादा निर्भर हो जाता है तो पश्चिमी देश चीन पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं, सिर्फ छोटे आपूर्तिकर्ताओं ही नहीं, बड़े बैंकों व टेक कंपनियों पर भी। और अगर ऐसा होता है तो बीजिंग कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या वह चुपचाप हालात के अनुसार ढल जाएगा या फिर विरोध करेगा? दूसरी जगहों पर जैसे साउथ चाइना सी या यहाँ तक कि ताइवान, वही असली मुद्दा है। ताइवान यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, जबकि ताइवान चीन की महत्वाकांक्षाओं की दूसरी बड़ी परीक्षा है। युद्ध में चीनी तकनीक के इस्तेमाल का कोई भी संकेत वॉशिंगटन को ताइपे की रक्षा पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर कर देता है। सीसीपी प्रवक्ता के अनुसार ताइवान का मुख्य भूमि से पुनः एकीकरण अनिवार्य है। और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि अगर सीसीपी ताइवान के विलय की घोषणा करने पर गर्व महसूस करती है तो इसका मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। इन व्यापार, भू राजनीति और कूटनीति से उत्पन्न खतरों के कारण यूरोप भी जाग रहा है और चीनी आपूर्ति पर निर्भरता घटाने की नीतियां बना रहा है। यह सब ट्रंप के प्रशासन के तहत हो रहा है। 2025 तक वह एक मुश्किल संतुलन साध रहे हैं। वे शी जिनपिंग से बड़ा व्यापार समझौता चाहते हैं, लेकिन टैरिफ की धमकी देकर सहयोगियों पर चीन के खिलाफ सख्ती का दबाव भी बनाते हैं। इन सब के बीच ट्रंप ने अगस्त में व्लादिमीर पुतिन से मिलकर संवाद जारी रखने का वादा किया। उस बयानबाजी को और मजबूती मिली जब पुतिन ने अगली बार मॉस्को में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए अंग्रेजी में बात की, लेकिन दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं हुआ। ये अमेरिका की नाजुक स्थिति दिखाता है, बहुत नरम। और इस बीच चीन रूस के युद्ध को लगातार समर्थन देता रहता है, बहुत सख्त। और आप व्यापार प्रतिबंधों को खतरे में डाल सकते हैं और शायद चीन और रूस को और करीब ला सकते हैं। ऐसी वीडियो बनाने में एक समस्या है, जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो रहे हों। YouTube अक्सर हमारे वीडियो को डीमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डीमोनेटाइज हो गईं YouTube के अनुसार। ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया ताकि कोई पाबंदी ना हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। हम साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापन दाता हमारे कवरेज से खुश नहीं है। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसी कवरेज में रुचि रखते हैं और बिना सेंसर वीडियो और वो बोनस कंटेंट देखना चाहते हैं जो हम YouTube पर नहीं डाल सकते, तो हमें फॉलो करें। तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़िए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वे सभी वीडियोस भी देख सकते हैं जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे फिर मिलूंगा।